नमस्कार दोस्तों, भावेश मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और हम लोग बात कर रहे हैं आज की इस क्लास के अंदर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। और यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की स्थितियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल में हम बात करने वाले हैं विशेष प्रकार के प्रश्न या कुछ विशेष स्थितियों के बारे में। ठीक है, अब ये विशेष स्थितियां क्या हो सकती है सर, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम दे रहा हूँ। विशेष स्थितियों का मतलब क्या है कि एग्जाम के अंदर आपके पास में पेपर के अंदर डायग्राम छपा होगा, उस डायग्राम को देखते हुए हम लोगों को अपना प्रश्नों को हल करना है। देखिए, जैसे मान लिया मैंने आपको एक कहा कि 3 वृत्त हैं, ऐसे है ना, और वो तीनों वृत्त जो हैं एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं सर, बाह्य रूप से एक दूसरे को अटैच हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर एक बेल्ट बांधना चाह रहा हूं। देखो परीक्षा में क्या लिखा आएगा, 3 वृत्त और उनकी त्रिज्याएं आपको दे दी जाएगी सर। ठीक है, और 3 वृत्तों के साथ में जब उसकी त्रिज्या आपके पास में है और आपको कहा जाएगा एक चक्की का पहिया है, वृत्ताकार पहिए हैं, 3 पहिए इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर बेल्ट लगी हुई है। ध्यान दीजिए, इनके ऊपर हम लोगों ने क्या बांधी है सर, बेल्ट बांधी है सर। देखो इस प्रकार से, जैसा रबर बैंड होता है उस प्रकार से आपने देखा होगा चक्की के अंदर जो बेल्ट होता है, या अपनी गाड़ियों के अंदर जो मोटरसाइकिल वगैरह चला करती है तो उसके ऊपर जो बेल्ट आपका होता है। तो इस प्रकार से इन 3 वृत्ताकार जो पहिए समझ लें आप, वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, और उसके ऊपर इस प्रकार से, समझ रहे हो बात को, ये बेल्ट बांधी गई है। और मेरा जो प्रश्न कहता है कि इस बेल्ट की लंबाई क्या है। ठीक है, हमारी स्थिति क्या बन रही है सर, बेल्ट की लंबाई। और मैं इस प्रश्न के लिए बात कर लेता हूं कि जो वृत्ताकार जो अपना है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r लेते हैं, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या अगर r हमारे पास में है तो चलिए सर देखते हैं किस प्रकार से हमको करना चाहिए इसको। आपके दिमाग में आएगा कि ये जो बिंदु है, यहां पर ये केंद्र बिंदु है, और ये बिंदु है, और ये केंद्र बिंदु है। अगर मैं इसको ऐसा मिला लेता हूं तो ये आपका जो है एक प्रकार का आयत बनता है, और यहां पर 2 त्रिज्याएं हुई है, ऊपर वाला वृत्त r त्रिज्या, तो ये जो लंबाई रहेगी सर, ये लंबाई आपकी 2r के बराबर होगी। यानी कुल मिलाकर के एक वृत्त का व्यास आपके पास में है। तो जो हवा के अंदर है, देखो बेल्ट के 2 हिस्से हैं, एक जो वृत्त के ऊपर चिपकी हुई है, जैसे ए से लेकर के ये बी तक का हिस्सा, ये वाली बेल्ट जो है इस वृत्त के ऊपर इस प्रकार से चिपकी हुई है। लेकिन ए से लेकर के मान लेता हूं, इसको हम लोग कहते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, सी अगर मान लेता हूं यहां से, इसको अगर मान लेते हैं डी, यहां पर ये बिंदु ई माना जाए और ये बिंदु एफ माना जाए, तो ए से लेकर के एफ तक का हिस्सा हवा में है, और जो हवा में हिस्सा है वो क्या है, वो वृत्त का व्यास है। इसको ध्यान देना, क्योंकि आर का डबल है। तो हवा में कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, और तीनों जो हैं वृत्त का व्यास रहने वाला है। ये भी 2r है, और ये तीसरा हवा में हिस्सा, ये भी आपका 2r रहने वाला है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो जितने वृत्त हैं उतने ही व्यास हैं। गौर कीजिए, वापस से ध्यान देना, ये जो r त्रिज्या ऊपर थी और r त्रिज्या है, तो 2 केंद्रों के मध्य की दूरी 2r है। हवा का जो हिस्सा है a से लेकर के ये f तक का जो हिस्सा है वो आपका 2r के बराबर है। और ऐसे 3 व्यास हो गए, तो आपका जो है बेल्ट की लंबाई क्या हो गई सर, 3 वृत्त होने के कारण 3 व्यास। ठीक है, और प्लस में 2 पाई r परिधि, ये वो हिस्सा है जो इन वृत्तों के साथ में चिपका हुआ है। आप देख पा रहे हैं चिपका हुआ हिस्सा जो है ए बी, ये वाला, उसके साथ में चिपका हुआ हिस्सा ये सी डी, और ये तीसरा जो चिपका हुआ हिस्सा है एफ ई। जब ये तीनों हिस्से आपस के अंदर मिल जाएंगे तो ये बेसिकली एक वृत्त की परिधि बनती है। तो 3 गुणा व्यास प्लस 2 पाई आर, ये आपका रिजल्ट होता है। तो 3 व्यास को मैं डी लिख सकता हूं, और प्लस 2 पाई आर, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आपके पास में हो गया। और इसी फॉर्मूले के द्वारा हम आगे भी पढ़ सकते हैं कि मान लिया कि जो 3 वृत्त के स्थान पर अगर 4 वृत्त होते, ध्यान दीजिए, ये तो बात हुई हमारे 3 वृत्त। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि ऐसे ऐसे अगर प्रश्न में
4 वृत्त होते तब क्या उत्तर होता सर? अब आपके दिमाग में आएगा 4 वृत्त किस प्रकार से है, उसका डायग्राम मैं छोटे स्तर पर बना रहा हूं सर। ठीक है, तो 4 वृत्त में एक वृत्त ऐसा, उसके साथ में दूसरा वृत्त ऐसा, तीसरा वृत्त इस प्रकार से चिपका हुआ और चौथा वृत्त इस प्रकार से चिपका हुआ। अगर ये 4 वृत्तों की बात हो रही है और इसके ऊपर एक बेल्ट बांधने की बात हो रही है, तो वापस से वही ध्यान देना, ये बेल्ट जो बांध रहा हूं, जो लाल रंग का निशान चल रहा है, ये पट्टी है, बेल्ट है आपका। ठीक है, और ये इस प्रकार से बेल्ट आएगा हवा के अंदर। उसके बाद में वापस से ये मोड़ आएगा, फिर इसको चिपकने के बाद में और इस मोड़ के साथ में ये ऐसा बेल्ट आपका रहेगा। तो जब 4 वृत्त होंगे तो आपका फॉर्मूले में क्या परिवर्तन होगा? फॉर्मूले में केवल और केवल परिवर्तन होगा 4d प्लस 2πr, और कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। केवल और केवल देखो 3 वृत्त तो कुल मिलाकर के ध्यान देना कि हवा का जो हिस्सा है ये बेसिकली 2 वृत्तों के मध्य का केंद्र है, उसके बीच की दूरी है जो कि वापस से व्यास के बराबर होगी या 2r के बराबर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में प्रश्न आ गया होगा। अगर 3 वृत्त हैं और उनके ऊपर अगर बेल्ट बांधी गई है तो बेल्ट की लंबाई 3 गुणा व्यास प्लस परिधि 2πr के बराबर है, और अगर 4 वृत्त हैं तो 4 गुणा व्यास प्लस 2πr के बराबर होगा। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर त्रिज्या का मान बदलेगा तो उस बदलने वाली त्रिज्या के साथ में हम अपने प्रश्न का उत्तर बदलते हुए दे देंगे, है ना। नंबरिकल वैल्यू अगर होगी तो अपने प्रश्न का उत्तर नंबरिकल फॉर्म के अंदर हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, मान लिया, वापस से जल्दी से इसको रिकॉल कर रहे हैं, एक वृत्त ऐसा, दूसरा वृत्त इस प्रकार से और तीसरा वृत्त ऐसा, है ना। तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहां पर फिर से वही बात कर रहा हूं मैं, एक बेल्ट में बांधने की बात कर रहा हूं। ठीक है, और मैं यहां से कह रहा हूं कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या इस बार r नहीं दे करके उस त्रिज्या को हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, मैं ये कहता हूं प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ऐसा कह दिया। और मैं कह रहा हूं कि बेल्ट की लंबाई कितनी है ना, लेंथ ऑफ बेल्ट। आप देख पा रहे होंगे कि जो बेल्ट है वो इस प्रकार का बेल्ट है हमारा, समझ गए बार, कि जो इसके ऊपर ऐसा कहीं पर इसको टच भी कर रहा है, कहीं पर ये हवा के अंदर भी है। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कितने वृत्त हैं, 3 वृत्त हैं। तो मैं बात करूंगा 3 गुणा व्यास प्लस एक वृत्त की परिधि 2πr, ये आपका बेसिक रिजल्ट है। अब ध्यान करें 3, और जब त्रिज्या अगर आपकी 7 है तो व्यास कितना हो गया, व्यास आपका 14 हो जाएगा। 2 पाई का मान है 22/7 और r का मान है 7। इसको काट लेता हूं मैं, 14 तिया 42 हो गया और 22 का 2 से गुणा 44 हो गया, 84 और 2 86, जो भी है वह इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में और मीटर है तो मीटर में हो जाएगा। तो 86 सेंटीमीटर ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में प्रश्न आ गया। वापस ध्यान देना, अगर मान लिया मैं ऐसा कहता हूं कि 4 वृत्त इस बार है ऐसे, ठीक है सर, ये देख लेना सर कि ये जो है दोनों वृत्त आपस में मिले हुए हैं, चिपके हुए हैं, और इन 4 वृत्तों के ऊपर हमारे द्वारा एक बेल्ट बांधी गई है। ठीक है, ये, और मैं कह रहा हूं प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, प्रत्येक
वृत्त की, या ऐसा करते हैं कि पाई में ही उत्तर छोड़ने वाला एक प्रश्न कह रहा हूं, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और हमारा प्रश्न कह रहा है बेल्ट की लंबाई कितनी है, बेल्ट की लंबाई। तो अब तुरंत दिमाग में क्या है कि देखो सर यहां पर 4 वृत्त हैं, तो हवा के अंदर कितने हिस्से हैं सर, देखो एक हिस्सा ये हवा के अंदर है, इसी प्रकार से दूसरा हिस्सा ये वाला हवा के अंदर है, और 4 वृत्त होने पर व्यास कितने होंगे, 4 व्यास होंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा सर, 4 गुणा व्यास प्लस 2 पाई आर, और यहां पर आपको अपना उत्तर पाई की फॉर्म में छोड़ना है 4। अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना है, व्यास हमारा 8 हो गया, और 2 पाई और त्रिज्या का मतलब 4 से हुआ, तो फाइनल आंसर क्या रहा 32 प्लस 8 पाई। और जब मैं इसको हल करता हूं तो 32 प्लस 8 पाई में 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 प्लस पाई, ये आपके प्रश्न का क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई तो किस प्रकार से बेल्ट की लंबाई को ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने कहा कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां हैं, तो चलिए एक स्थिति को और डिस्कस मैं यहाँ पर करता हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक वर्ग होता है और वर्ग के अंदर एक पत्ती बनी होती है और उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया जाता है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये एक क्या है, वर्ग है, ABCD वर्ग। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सर क्वेश्चन के रूप में, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग की भुजा मान लेते हैं, जनरलाइज करता हूं मैं, वर्ग की भुजा बराबर A सेंटीमीटर है। गौर कीजिए, AB वर्ग है और वर्ग की भुजा यह A सेंटीमीटर हो गया। एक बात, सारी भुजाएं जो है वर्ग की, चारों भुजाएं बराबर है, A सेंटीमीटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से एक इस प्रकार से आपने देखा होगा, और एक ऐसा है ना, एक पत्ती बनानी, हम लोगों ने एक लीफ की बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है सर, ये आपका प्रश्न हो गया। हमारा प्रश्न है छायांकित भाग, और छायांकित भाग का मतलब यहां पर एक लीफ की बात हो रही है, पत्ती, पत्ती का क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो चलिए ध्यान दीजिए कैसे आप इसको निकालने वाले हैं, पत्ती के क्षेत्रफल को। अब उस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले पत्ती के बीच से 2 हिस्से कर देता हूं मैं, ध्यान देना, ये आपका वर्ग, ठीक है, A, B, C और D, ये आपकी पत्ती इस प्रकार से ना। और मैंने क्या किया, A से C को मिलाते हुए पत्ती का आधा हिस्सा कर दिया। देखिए आपके दिमाग में आना चाहिए, पत्ती जो है, वापस ध्यान देना, जो मैं मिटाऊंगा ये पत्ती पूरी थी, मैंने क्या किया, उसमें से नीचे का हिस्सा हटाते हुए, है ना, A से C को मिलाते हुए पत्ती को आधे हिस्से में तोड़ दिया। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं A से C को मिलाऊंगा तो इस प्रकार से ये आधा हिस्सा आपका हो गया। और ये आधा हिस्सा बेसिकली क्या हुआ, अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि अगर मैं इसको ऐसा ऐसा घुमा देता हूं तो ये बेसिकली एक वृत्तखंड है सर। ये जो हिस्सा है ना जिसको मैं छायांकित कर रहा हूं, तो ये छायांकित भाग उस वृत्त का जिसका केंद्र बिंदु B है, समझ रहे हो, ये इस प्रकार से, ये आगे की तरफ ऐसा घुमाऊंगा तो ये इस वृत्त का जिसका केंद्र बिंदु B है, ठीक है सर, उसका एक वृत्तखंड होगा। तो बेसिकली ये वृत्तखंड हुआ। और वृत्तखंड के लिए क्या होगा सर, फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट का फॉर्मूला हुआ करता है। और जब मैं इसको अप्लाई करता हूं सर सेगमेंट के फॉर्मूले के लिए, फिलहाल पाई को पाई रखते हुए, आर का मान हो गया सर ए स्क्वायर, थीटा का मान चूंकि वृत्तखंड है और थीटा ये आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो थीटा के स्थान पर 90 बटे में 360 माइनस 1/2, आर का अभिप्राय ए से हुआ, क्योंकि ये जो वृत्त की भुजा वही है, वृत्त की त्रिज्या वही है जो वर्ग की क्या है, भुजा है, वो ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर, और साइन थीटा का मान हो गया 90। ठीक है, जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो 90 के पहाड़े से 360 कट जाएगा सर 4 बार। कुल मिलाकर के परिणाम क्या रहा, पाई ए स्क्वायर बटा 4, ठीक है, माइनस में ए स्क्वायर बटा 2। मैं जब यहां से कॉमन ले लेता हूं, बताइए क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, यहां से ए स्क्वायर में कॉमन कर लेता हूं 1 मिनट के लिए ना, ए स्क्वायर कॉमन कर दिया तो पीछे क्या रहा,
पाई बट्टा 4 माइनस 1/2। ए स्क्वायर बाहर आ गया, पाई बट्टा 4 में से 1/2 गया। चलिए आगे की तरफ और बढ़ता हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए स्क्वायर 4 आपका क्या हो गया सर, एलसीएम हो गया आपका। और जब 4 लसअप हो गया तो पीछे क्या रहा, पाई माइनस 2 हो गया। ए स्क्वायर बटा 4 अलग कर लेता हूं, पीछे रह गया पाई माइनस 2। और जब पाई का मैं मान लगाता हूं तो ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर बटा 4 पाई का मान 22/7 माइनस 2। ठीक है सर। चलिए ध्यान दीजिए, वापस से इसी को थोड़ी सी कैलकुलेशन को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने पर ए स्क्वायर बटा 4, मैं समझता हूं कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। यानी पत्ती के हमने 2 हिस्से तोड़ करके देखा, तोड़ करके जब देखा तो पत्ती का ये जो हिस्सा आपका है, ये जो बेसिकली आपका क्या बन रहा है सर, एक वृत्तखंड बन रहा है। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के फॉर्मूले से हम लोग ले रहे हैं। और इसमें आर का मान ए है, इसलिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है। आर का मान अगर कोई नंबरिकल वैल्यू में होती 7 होता तो कट कटा जाता, लेकिन ए है, क्योंकि मैं यहां से इसको जनरलाइज करते हुए आपको एक फॉर्मूले के रूप में इस रिजल्ट को देना चाहता हूं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बटा 4 यहां से सॉल्व करने पर 7 लसअप हो जाएगा, 22 माइनस 7 दूना 14। कुल मिलाकर के 22 में से 14 चला गया सर, कितना आएगा सर, 8/7। 4 के पहाड़े से 8 कट गया 2 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 2a स्क्वायर बाय 7। ये 2a स्क्वायर बाय 7 क्या हुआ, ये आधी पत्ती का क्षेत्रफल हुआ है। तो अब देखिए एज अ रिजल्ट, एज अ फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आधी पत्ती का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, आधी पत्ती का क्षेत्रफल हमारा परिणाम है 2a स्क्वायर बाय 7। तो इसलिए पूरी पत्ती का क्षेत्रफल क्या होगा सर, पूरी पत्ती का क्षेत्रफल इसका डबल हो जाएगा। तो 2 गुणा 2a स्क्वायर बाय 7, जो कि आपका परिणाम क्या रहा, 4a स्क्वायर बाय 7। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एज अ रिजल्ट के रूप में आप याद रखेंगे, क्योंकि विशेष प्रकार की स्थिति है पत्ती का क्षेत्रफल। और ध्यान देना, अलग अलग संख्याओं में पत्तियां बनेगी जब अपने प्रश्नों को हल करेंगे। और जब अलग अलग संख्याओं में पत्तियां बनेगी तो एक पत्ती का क्षेत्रफल क्या है, 4/7 ए स्क्वायर के बराबर है। ये अगर परिणाम आपके दिमाग में है तो हम अपने प्रश्नों को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से हम लोग हल करने की स्थिति में है। ये तो मैंने बताया डेरिवेशन, समझ गए बात को, लेकिन डेरिवेशन को आपको एज अ परिणाम यूज करना है। देखो मैं जो बात करना चाह रहा हूं आपसे, हमारे दिमाग में आएगा जो रिजल्ट आपको लेना है ना, ये वर्ग, ठीक है, कोई भी वर्ग हो सकता है। और वर्ग में ये इस प्रकार से जो पत्ती बन रही है आपकी, ठीक है, ये इस प्रकार भुजा कितनी है वर्ग की, वर्ग की भुजा ए है। तो बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4/7 ए स्क्वायर, ये आपका परिणाम होगा, जिसको कि सीधा सीधा एज अ फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए मैं बता रहा हूं कि हमारा प्रश्न कैसे कैसे बनने वाला है, किन किन प्रकार की स्थितियों में बनने वाला है। ठीक है, अगर मान लिया हमारा प्रश्न ऐसा होता, मैं कहता कि ये एक वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग की भुजा मेरे द्वारा दे दी जाती कि मान लेते हैं ये वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी भुजा 28 है। और यहां पर मैं एक पत्ती का निर्माण इस प्रकार से कर रहा हूं। चलिए बताओ फटाफट, क्या हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे सकते थे? तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चूंकि मैंने जो अभी सिंप्लीफिकेशन किया था उसको एज अ रिजल्ट याद किया है 4/7 ए स्क्वायर। 4/7 ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 28 और 28 का गुणा हुआ। और फटाक से अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 7 को 28 से काट दिया 4 बार, 4 का 4 से गुणा 16, और 16 का गुणा कर रहा हूँ, 16 का 8 से गुणा 128, हासिल 12, 32 और 12 34 44। कैलकुलेशन जरूर जरूर जो है एक बार आप अपने स्तर पर भी चेक कर लें। तो मुझे समझाओ
कि अगर ये एज अ रिजल्ट आपको दिमाग में रहेगा तो हम इस पूरी की पूरी इतनी लंबी चौड़ी गणना से, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। इसीलिए मैंने यहां पर वर्ग की भुजा एक करते हुए इसको जनरलाइज किया, एज अ फॉर्मूला हम लोगों ने इसको ट्रीट किया। चलिए वापस से ध्यान देना। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न कुछ ऐसा है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, एक वर्ग की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा, गौर करें, मैं कह रहा हूं ए बी सी डी। अच्छा, ये पिछले जो प्रश्न है हमारे उसमें भी लिख देता हूं सर मैं आपके लिए, ठीक है। ए बी सी डी वर्ग है, ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है। यहां पर भी वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है, इसको भी हमने लिख दिया। चले, तो हमारी बात हो रही है सर, अब इस बार देखो क्या हो रहा है, इसका सेंटर पॉइंट यहां पर कहीं होगा। अब देखो पत्तियां कैसे बन रही है, एक मैं अर्धवृत्त बना रहा हूं ए बी के ऊपर, देखो ऐसा, ठीक है। एक अर्धवृत्त बन रहा है हमारा ये ऐसा, एक एडी के ऊपर अर्धवृत्त बना रहा हूं तो वो वहीं से सेंटर से पास होगा, और एक वृत्त बना रहा हूं मैं सी बी के ऊपर ऐसा। कोई समस्या है? अब मेरा प्रश्न कह रहा है इन पत्तियों का क्षेत्रफल क्या है। अब तुरंत दिमाग में आएगा कि अगर एक पत्ती होती तो 4/7 ए स्क्वायर होता, और अगर 4 पत्तियां हैं तो क्या होगा सर, 4/7 ए स्क्वायर, जो एक पत्ती है उसका 4 से मैं गुणा कर दूंगा, है ना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, ऐसा हम लोगों ने कर लिया। और मैं कह रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या हम इसका प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं है सर? तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करने वाले हैं सर, फटाफट दिमाग में आए भी, 4 पत्ती का क्षेत्रफल है हमारा। जो आंसर क्या रहा सर, 4 पत्तियों का क्षेत्रफल। और जब 4 पत्तियों के क्षेत्रफल की बात होगी 4, और एक पत्ती का क्षेत्रफल है 4/7 ए स्क्वायर। अब देखिए भुजा ए का मतलब क्या है, पत्ती कौन से वर्ग में बन रही है वो ए का मान है। यहां पर वर्ग की भुजा नो डाउट 14 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। 14 सेंटीमीटर का मतलब है ए से लेकर के बी तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। लेकिन ये पत्ती कौन से वर्ग में बन रही है उसको ध्यान देना, ये पत्ती इस वर्ग में बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जो वर्ग के लिए जिसमें पत्ती बन रही है वहां ए का मान कितना है, वहां पर ए का मान 7 सेंटीमीटर है। इसको विशेष रूप से ध्यान देना, यहां ये गलती नहीं करेंगे हम लोग कि ए का जो मान है हमारा वो 14 रखने की। तो रिजल्ट क्या रहा, 4 गुणा 4/7, ए का मान हो गया 7 गुणा 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 16, और 16 का 7 से गुणा कर लेता हूं, 112 है ना, 28 चौक 112 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी पत्ती का क्षेत्रफल अगर जानकारी में है तो हम बड़े से बड़े और जल्दी से जल्दी हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वापस ध्यान दीजिए सर, जैसे मान लिया मेरा प्रश्न, फिर से वही बात कर रहा हूं मैं, और इस बार मैंने ऐसा कह दिया, ये इस प्रकार की बात है, ए बी सी डी, ठीक है ना। मैं यहां पर कह रहा हूं ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर कर लेता हूं, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, एक बात हो गई। अब देखिए मैं पत्तियों का निर्माण कर रहा हूं, और किस प्रकार से कर रहा हूं सर उसको ध्यान देना। एक तो ये पत्ती कर लेते हैं, उसके बाद में ये कर लेते हैं सर, फिर उसके बाद में यहाँ से घुमाते हैं ऐसा, तो यहाँ से ऐसा घुमा लिया हम लोगों ने, और इधर से कितनी पत्तियां बनी हमारी, केवल 3 पत्तियां बनाई गई। और मैं ये कह रहा हूं कि छायांकित भाग मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। और मेरा प्रश्न कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए सर, कुल मिलाकर के आपके दिमाग में आ गया होगा भाई छायांकित भाग के लिए क्या करने वाले हैं, हम वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो 3 पत्तियां हैं इन 3 पत्तियों का क्षेत्रफल घटाने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 3 पत्तियों का क्षेत्रफल। समझ में बात आ गई सर आपको। और वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर से हो रही है, जो वर्ग की भुजा वो काम आएगी 3, और पत्तियों का क्षेत्रफल, एक पत्ती का क्षेत्रफल है 4/7a²। चलिए सर वैल्यूज को रखते हैं। वर्ग के लिए वर्ग की भुजा काम आने वाली है और वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, ये आपकी काम आने वाली है। तो भुजा का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 3 4/7, और ए का मतलब उस वर्ग की भुजा है जिसमें पत्ती है, उस वर्ग की भुजा जिसमें पत्ती बनी है। तो अब ध्यान दीजिए, उस वर्ग की भुजा का मतलब क्या हो रहा है सर, ये पत्ती इस वर्ग में बनी है जो मैं यहां पर कर रहा हूं। गौर करें, अगर मैं नामकरण इसका करता हूं तो ये वर्ग जो है ए तो है ही हमारे पास में, ठीक है ना, ये ऐसा वर्ग बनाता हूं आपको दिखे ऐसा, तो ए तो है, मैं इसको पी कर लेता हूं, ये ओ कर लेता हूं तो क्यू। तो ये पत्ती जो है इस वर्ग में आपकी बन रही है, ए पी ओ क्यू वाले वर्ग में। इसको और गहरा कर लेता हूं, ये आपको नजर आ रहा होगा ना, इस वर्ग में ये पत्ती बनी है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसके लिए जो भुजा होगी वो कितनी होगी, ये भुजा तो आपकी 14 की जगह 7 होगी, क्योंकि 14 तो ये पूरी है और जिस वर्ग में पत्ती बनी है वो उसका आधा है 7 है, तो ए स्क्वायर का मतलब 7 × 7। ठीक है ना। तो 3 पत्तियों को मैंने घटा दिया, 7 से 7 काट देते हैं, 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ पर 12 और 7 का गुणा 84, घटाने पर 2, 6 में से 4 गया, और यहाँ पर 112 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये विशेष प्रकार की जो स्थिति थी जिसमें पत्ती की बात हो रही थी, अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है। एक पत्ती का क्षेत्रफल 4/7a² है, और पत्ती का मतलब उस वर्ग का भुजा से है ए का मान। ठीक है ना। चलिए एक और अगली स्थिति की बात कर रहा हूँ, एक बहुत प्यारी सी स्थिति है। ठीक है। और जैसा मैंने कहा कुछ विशेष प्रकार की स्थितियों को हम लोग यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एक हमारे पास में समकोण त्रिभुज है। क्या है सर, ए बी, एक काम करते हैं सर, इसका चलो कर लेते हैं कोई भी, वैसे तो ए बी सी जो मानते हैं हम लोग, इसको सी अगर मानता हूँ, चलो ठीक है चलने दें सर, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका नामकरण बदल देता हूँ, ऐसा पी क्यू आर, इस प्रकार की बात कर लेता हूँ। ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए सर, हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर क्या है सर, समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है। हम यहां पर कह रहे हैं कि एक मैं वर्ग बनाना चाह रहा हूं। गौर कीजिए, ये इस प्रकार से हमने इसमें एक वर्ग बनाया। ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं एक्स, वाई और जेड। ध्यान दीजिए, एक बड़े से बड़ा वर्ग बना है ना, पी एक्स वाई जेड, इसमें बनने वाला बड़े से बड़ा वर्ग है जिसका एक शीर्ष बिंदु P पर है। बात समझ में आ गई। अब आपका प्रश्न पूछा जा सकता है इस वर्ग की भुजा क्या हो। ठीक है ना। अब ध्यान देना, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हमारे संकेत जो होते हैं ये ए पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में ये संकेत हमारा बी पढ़ा जाता है, और जो कर्ण है उसको हम संकेत सी से पढ़ा जाता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए सर। ठीक है। ए जो है आपका आधार हो गया, ठीक है, बी जो है वह आपका लंब हो गया,
ठीक है, और सी का अभिप्राय किससे हो गया सर, कर्ण हो गया। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस वर्ग की भुजा कितनी है, ठीक है ना। तो वर्ग की भुजा क्या होगी सर, वर्ग की भुजा x बराबर ए बी बटा ए प्लस बी। इसको भी सीधा सीधा आप एज अ रिजल्ट याद रखें, होती है। तो ये एक नई प्रकार की हमारी स्थिति और हो गई। मैं समझता हूं कि डायग्राम आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज हम लोग कहना चाह रहे हैं। हम लोग बात करना चाह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, समकोण त्रिभुज की। उस समकोण त्रिभुज में एक बड़ी से बड़ा वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जो बड़े से बड़ा वर्ग मेरे द्वारा खींचा जा सकता है, जिसका एक शीर्ष बिंदु पी पर रखते हुए। तो ये जो बड़े से बड़ा वर्ग होगा उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, उसकी भुजा की लंबाई ए बी बटा ए प्लस बी होगी, जहां पर ए और बी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। अब चलिए सर, इसको अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से होने वाली है, तो मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं। भाई थोड़ा सा ज्योमेट्री का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अगर डेराइव करना चाहते हैं, लेकिन निवेदन ये रहेगा कि आप सीधा सीधा इसको याद रखें, भुजा ए बी बटा ए प्लस बी के बराबर है। चलिए मैं यहां से अगर इसके डेरिवेशन की बात करता हूं तो गौर करना, इस डायग्राम को मैं दोबारा से लेता हूं, ये ध्यान दीजिए, वापस एक बार डायग्राम लेता हूं, या उसी डायग्राम के अंदर मैं ये कहता हूं कि ये कोण जो है मेरा थीटा है, ध्यान दो, ठीक है। ये कोण मेरा 90 डिग्री है, तो ये कोण क्या हो गया, पता लगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। और बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण क्या हो गया, ये भी तो हमारा 90 माइनस थीटा हो गया सर, ठीक है। और मैं यहां पर त्रिभुजों की समरूपता की बात करने वाला हूं, यानी सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। हो सकता है हमारी जानकारी में हो, है ना, त्रिभुजों की समरूपता के अंदर, और हो सकता है हमारी जानकारी में नहीं भी हो, ठीक है। तो कोशिश करना अगर समझ में आता है तो, और नहीं तो फॉर्मूला आपको याद रखना है ए बी बटा ए प्लस बी के रूप में। तो मैं बात करना चाहता हूं आर जेड वाई, एक त्रिभुज जो ऊपर है आर जेड वाई, और दूसरा त्रिभुज है वाई एक्स और क्यू। आपके दिमाग में आएगा कि ये जो है कोण, ये आपका थीटा रहेगा सर, कारण सीधा सा है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी आपका थीटा है, संगत कोण होने के कारण। जैसा ये कोण है ठीक ठीक उसी लोकेशन में ये कोण है संगत कोण, ये भी आपका थीटा हो गया। ये कोण आपका जेड 90 डिग्री का है, देखो यहां पर, और ये कोण भी आपका 90 डिग्री का है। और इसी क्रम के अंदर ये कोण जो है आपका 90 माइनस थीटा है, और ये कोण भी आपका क्या है, 90 माइनस थीटा है। क्लियर है। इसमें जेड वाई ये वर्ग की भुजा है, जेड से वाई तक की दूरी वर्ग की भुजा है, और एक्स से वाई भी वर्ग की ही भुजा है। क्लियर है, ये दोनों आपकी भुजाएं हो गई। आर जेड के बारे में हम बात करते हैं, तो बताइए आर जेड क्या हो गया सर, अगर ये वर्ग की भुजा एक्स है तो ये आर से जेड बी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में ये पूरी लंबाई अगर ए है और ये वर्ग की भुजा अगर एक्स है, तो ये पूरी क्या होगी, ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं यहां पर ये करना चाह रहा हूं कि ये दोनों त्रिभुज आर जेड वाई सिमिलर है त्रिभुज वाई एक्स क्यू के, और अगर सिमिलर होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है, बराबर हुआ करता है। और संगत भुजाओं में जब बात करूंगा तो यहां से b माइनस एक्स बटे में x, ठीक है, यानी कि ये यहां पर लंब है, वहां पर लंब है, तो b माइनस एक्स बटा एक्स बराबर इधर से x बटा a माइनस एक्स। और जब मैं यहां से वज्र गुणा कर लेता हूं तो देखिए b का a से गुणा ab के रूप में आया है, माइनस में bx माइनस ax प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और मुझे x का मान चाहिए। इन दोनों को आप पक्षांतरण कर लें उधर की ओर, तो यहां हो गया सर ए बी बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स, ए बी बराबर एक्स कॉमन ए प्लस बी, और इसलिए x का मान क्या हुआ, x का मान हुआ ए बी बटा ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से वापस रिपीट नहीं करूंगा सर। देखिए कुछ विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने इसको डेरिव किया है कि भाई किस प्रकार से परिणाम आता है, लेकिन चूंकि आप परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्ग की भुजा का सीधा सीधा फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए,
स्थिति आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो ये भी एक विशेष प्रकार का प्रश्न है। समकोण त्रिभुज में एक वर्ग है, वर्ग की भुजा ए बी बटा ए प्लस बी से दी जाएगी, जहां पर ए और बी उस समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं जो कि लंब और आधार है। ठीक है सर, अब वापस से ध्यान देना। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बनेंगे मैं उसको सीधा सीधा बात कर लेता हूं। देखिए, मान लिया हमारा प्रश्न ऐसा आ गया सर, ठीक है, ये हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी, ये आपका समकोण त्रिभुज है। मैं कहता हूं कि ए बी भुजा मेरी जो है वो कुछ कर लेते हैं सर हम, जैसे 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सी भुजा जो है हमारी 8 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से कह दिया गया। और मैंने ये कहा कि इसमें एक वर्ग बनाया है ऐसा, ए पी क्यू आर, ये एक बड़े से बड़ा वर्ग है। और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस वर्ग की भुजा कितनी है या वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। चलो मैं इसको लिख देता हूं। समकोण त्रिभुज एबीसी में, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, उसी को मैं यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज एबीसी में इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा प्रश्न कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। प्रश्न कहता है ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसमें ए पी क्यू आर एक वर्ग बना है, एक वर्ग बना है। दो प्रश्नों की बात कर सकता हूं मैं। नंबर 1, पहला प्रश्न, वर्ग की भुजा, ठीक है, और नंबर दूसरा, वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है आपको। तो हम बात कर रहे हैं सर वर्ग की भुजा कितनी है और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए सर फटाफट जल्दी से आंसर नंबर 1, पहले प्रश्न में अगर मुझे वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा मैंने आपको कहा एक विशेष प्रकार की स्थिति, जब समकोण त्रिभुज में वर्ग बना है और वर्ग का एक सिर्फ समकोण पर है तो वर्ग की भुजा होगी ए बी बटा ए प्लस बी के द्वारा दी जाएगी, जहां पर ए बी समकोण बनाने वाली भुजाएं हो गई आपकी 6 गुणा 8 बटा 6 प्लस 8, 6 और 8 का गुणा 48 बटा 14, इसको मैं 2 के पहाड़ से काट लेता हूं 7 और 24, तो कुल मिलाकर के वर्ग की भुजा कितनी हो गई 24 बटा 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो गया। तो मेरे लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी नहीं है कि परिणाम कैसे आया, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दिया। हो सकता है समझ में आया हो, नहीं आया हो, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखें ए बी बटा ए प्लस बी। और अगर ये डेरिवेशन आपको समझना है तो वापस से आप उसको वीडियो को प्ले करें, वापस से बैक में जाएं और दोबारा से क्या क्या मैंने बोला है, किस प्रकार से हमने समरूप त्रिभुजों की बात की है और उसके बाद परिणाम दिया है, वो आप उसको भी सीख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा सर, भुजा स्क्वायर, और भुजा चूंकि है 24 बटा 7 तो 24 बटा 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हुआ सर 576, 7 का स्क्वायर 49, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अगर दशमलव में उत्तर है तो फिर आपको भाग देना है, अदरवाइज ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये विशेष प्रकार की स्थिति भी आपके दिमाग में आ गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। वापस से सर एक प्रश्न और मैं डिस्कस करता हूं इस प्रकार की स्थिति का। जैसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हमारा, भाई इस प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, फिर से मैं एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं ए बी सी, और इस समकोण त्रिभुज में ए बी का मान 4 सेंटीमीटर लेता हूं, ए सी का मान मैं 6 सेंटीमीटर लेता हूं। ठीक है, कोण ए पर 90 डिग्री की बात करता हूं और इसके साथ में मैं यहां पर एक वर्ग की बात भी कर लेता हूं, है ना, जैसे पिछले प्रश्न हुआ ठीक ठीक उसी प्रकार से बात कर रहा हूं मैं। यहां पर P Q और ये R हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इन ट्राइंगल ABC, है ना, कोण A बराबर 90 डिग्री है, एंगल A इज अ 90 डिग्री।
हमारा प्रश्न इस पर बात कर रहा है ए पी क्यू आर एक वर्ग है, ए पी क्यू आर इज अ स्क्वायर। प्रश्न हमारा कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो, देखिए अब आपका प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है और मैं कह रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो गौर कीजिए छायांकित भाग मैंने इस बार ये वाले छायांकित किए हैं, देखो ये वाला। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, किस प्रकार से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे द्वारा निकाला जाएगा। तो तुरंत दिमाग में क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं, ऐसे ही आएगा ना सर दिमाग में। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा आंसर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ए पी क्यू आर का क्षेत्रफल मेरे द्वारा घटाया जाएगा। तो ए बी सी के जब क्षेत्रफल की बात करूंगा तो चूंकि समकोण त्रिभुज है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई सीधा लिख दिया जाएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ध्यान देना सर, पहले मैं बात करूंगा कि वर्ग की भुजा क्या है। ठीक है भाई, क्षेत्रफल वर्ग का यानी भुजा स्क्वायर से है। अब कुल मिलाकर के मुझे भुजा क्या है वही तो निकालनी है। तो वर्ग की भुजा जब निकाली जाएगी, अभी हमने डिस्कस किया है पिछले 2 प्रश्नों के अंदर, डिटेल में बात हमारी हो चुकी है। तो ये फॉर्मूला आपका रहता है ए बी बटा ए प्लस बी। तो ए बी का मतलब यहाँ पर 4 और 6 का गुणा है और ए प्लस बी का मतलब 4 प्लस 6 है। तो 24 में 10 का भाग देना तो भुजा कितनी हो गई सर, 2.4 सेंटीमीटर, ये वर्ग की भुजा हो गई है। तो चलिए सर यहाँ पर आप अपने आंसर की बात करें, 1/2 आधार का मतलब 4 है, ऊंचाई का मतलब 6 है और वर्ग की भुजा 2.4 होने के कारण 2.4 का स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए हमारा काम की जो चीज़ है वो ये है वर्ग की भुजा को ज्ञात करना, और जब वर्ग की भुजा ज्ञात हो जाएगी तो उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा के स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। 6 और 2 का गुणा 12, 24 का स्क्वायर करते हैं, 24 का गुणा 576, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे सर, 2.4 पहला अंक और 2.4 दूसरा। तो पहले वाले 2.4 में पॉइंट के बाद 4 है और दूसरे में भी पॉइंट के बाद 4 है, कुल पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। तो राइट से 2 अंक गिन करके दशमलव लगाना है और मुझे इसको घटाना है। देखिए घटाते समय 12 का मतलब क्या है, 12 का अभिप्राय 12.00 से है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके आपको घटाना है, यहाँ पर गलती हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए किस प्रकार की बात मैं कर रहा हूँ। 12 का अभिप्राय 12.00 से है और उसमें से 5.76 दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके घटाना है, उधार लेकर के बात करनी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। 4 और 6 10, हासिल 1 8 और 2 10, ठीक है, हासिल 1 6 6 12, 6.24 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया सर, ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये चीज़ भी आपके दिमाग के अंदर आ गई भी किस प्रकार से हम लोगों को इसको करना है। चलिए आगे एक और नई प्रकार की स्थिति को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, भाई किस प्रकार से इसको देखेंगे। वापस से ध्यान देना, मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं सर, ए बी सी, ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण आपका 90 डिग्री का है। आपके जानकारी के लिए कि अगर ये भुजा हमारी ए से प्रदर्शित करते हैं, समकोण त्रिभुज में ये भुजा हमारी बी के द्वारा प्रदर्शित हो और सामने वाली भुजा हमारी सी के द्वारा प्रदर्शित होती है, ये कर्ण गिना जाता है। ठीक है, अब मैं फिर से एक वर्ग बनाता हूं, वापस ध्यान देना, एक मैं वर्ग बना रहा हूं, लेकिन इस बार जो वर्ग है उसका शीर्ष 90 डिग्री यानी ए पर नहीं होकर के हमारा वर्ग कुछ ऐसा बना रहे हैं सर, इसके समांतर ऐसी रेखा, ये थोड़ा सा वर्ग कम आयत ज्यादा लग रहा है सर, है ना। तो यहां से कर लेते हैं सर, है ना। ये इस प्रकार की स्थिति है ना, समझ जाना आप कि ये जो है आपका वर्ग हो गया इसमें। ठीक है, लेकिन इस बार जो वर्ग बना है सर थोड़ा सा हट करके बना है, बात समझ रहे हो आप। ये है
पी क्यू आर एस। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसमें कोण ए आपका जो है 90 डिग्री है और पी क्यू आर एस एक वर्ग है। अब ध्यान दीजिए सर, यहां जो वर्ग बना है उसमें और पिछले वाले वर्ग में अंतर है। पिछला जो वर्ग है उसमें एक शीर्ष बिंदु ए पर था और यहां पर जो वर्ग बना है उसमें चारों शीर्ष अलग अलग हैं। ठीक है, अब मुझे इसकी भुजा चाहिए सर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा किसके द्वारा दी जाएगी? तो वर्ग की भुजा हमारे ए बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्मूले के द्वारा जो है वर्ग की भुजा दी जाएगी। अभी मैं इसको देखता भी हूं, आपको बताता भी हूं कि किस प्रकार से फॉर्मूला आया है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है ना। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तब ये चेक भी हो जाएगा कि जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए सर, हमारी जो बात हो रही है ए बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी, देखो इसमें क्या करना होगा उसको ध्यान देना। मैं यहां से बात करूंगा कि इस वर्ग की जो भुजा है मैं इसको लेता हूं सर, ये x है, ये भी भुजा x है, ये भुजा भी हमारी x है और ये भुजा भी हमारी x है। ऐसे x x भुजा हमारे द्वारा ले ली गई। आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो कोण है आपका थीटा है, ये कोण आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, और दिमाग में आएगा कि ये कोण जो है फिर आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं, यहां पर थीटा होने का मतलब है ये कोण जो है आपका वो 90 माइनस थीटा होगा ऊपर वाला, ये कोण आपका थीटा रहेगा और ये आपका 90 रहेगा। एक बात तो ये हो गई। और x मैंने यहां पर मान लिया इस प्रकार से, इसको मैं मान लूंगा बी क्यू की लंबाई y मानता हूं और c से r की लंबाई जो है मेरे द्वारा z मानी जाती है। देखो इसको डेरिवेशन करवा रहा हूं, वापस ध्यान देना क्या क्या हम लोगों ने माना है। वर्ग की भुजा को x माना, b से q की लंबाई को y माना, c से r की लंबाई को z माना। ठीक है सर, और कोण जब मैंने इसको थीटा लिखा, ये कोण आपका 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा होने के कारण ये कोण आपका त्रिभुज एबीसी की जब बात करता हूं मैं, है ना, पूरा कोण एबीसी में ये थीटा है तो ऊपर वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये जो है भुजा आपकी यहां से यहां तक z हो चुकी है सर। ठीक है ना, ये थीटा हो जाएगा। अब मुझे यहां पर दो अलग अलग त्रिभुजों के अंदर समरूपता की बात करनी है। देखिए मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए कि भाई जो त्रिभुज एबीसी है, बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, बड़ा त्रिभुज एबीसी, ये इस त्रिभुज के समरूप हैं। समझ गए बात को? और जब इस त्रिभुज के समरूप की बात करेंगे तो ए 90 का कोण है और वहां पर 90 वाला कोण है क्यू। ठीक है, बी का मतलब थीटा कोण है तो बी ही रहेगा, तो क्यू बी पी के। ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं त्रिभुज एबीसी, बड़ा वाला त्रिभुज, और पी क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपके समरूप हैं। जिन्होंने ज्योमेट्री की जानकारी है समरूपता के बारे में, तो त्रिभुज के तीन कोण अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं ए कोण कितना है, पता लगा, ए कोण 90 डिग्री और यहां पर भी क्यू कोण कितना है, 90 डिग्री का है। बी कोण कितना है, पता लगा, थीटा है और यहां पर भी बी कोण थीटा है। अब बताओ सी कोण कितना है, बड़े वाले त्रिभुज में 90 माइनस थीटा है और यहां पर पी कितना है, पी आपका 90 माइनस थीटा है। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज के तीनों कोण आपके आपस में क्या हो गए, अलग अलग बराबर हो गए। और अलग अलग बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो चलिए सर अब मैं बात करूंगा, समरूप त्रिभुज हो गया तो यहां से बड़ा वाला माप AC लेता हूं। ठीक है, इधर से AC का मतलब पहला तीसरा अक्षर है तो वहां से QP लेना पड़ेगा, पहला तीसरा अक्षर। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में जब मैं AB ले लेता हूं, AB यानी पहला दूसरा, तो यहां से पहला दूसरा QB हो जाएगा। चलिए सर देखते हैं इसके अंदर, AC का मान B हो गया, QP कहां है सर QP, तो QP ये वाला है जो कि वर्ग की भुजा है x के बराबर है, बराबर AB आपका स्मॉल a के बराबर हो गया और QB आपका y के बराबर हो गया। तो मैं यहां से जब बात करूंगा तो BY बराबर AX, इसलिए यहां से y का मान निकालता हूं, AX बटा B के बराबर हो गया, तो ये y का मान आ गया सर। ठीक है, जो मैंने यहां पर y लिखा है
इसका मान ax बटा b के बराबर हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ऊपर वाला, तो A 90 है, ऊपर वाले में 90 R है, B के स्थान पर थीटा, थीटा का मतलब S है, और C के स्थान पर C है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। फिर से वही बात हो गई है, आप इस त्रिभुज के तीनों कोणों को देखें और RSC का क्रम देखें और उसके तीनों कोणों को देखें तो त्रिभुज आपके समरूप है। फिर से वही बात करूंगा, इधर से जब मैं AB की बात करूंगा, पहले दो अक्षर है तो वहां से RS की बात करूंगा। पहले त्रिभुज में AC पहला तीसरा लेटर है तो वहां से पहला तीसरा लेटर RC की बात करूंगा। तो बताइए AB का मान कितना है? AB का मान A है। RS, तो R से S वर्ग की भुजा है जो कि x के बराबर होगा। AC का मान B के बराबर होगा। और RC कितना है? कहाँ गया RC? RC ये रहा सर Z के बराबर हो गया। वज्र गुणा करने पर AZ बराबर BX, और यहाँ से Z का मान हो गया BX बटा A। ये आपका Z का मान निकल करके आया। ठीक है, तो Z जो है आपका ये हो गया सर BX बटा A। अब मुझे बताइए ये पूरी लंबाई जो है उसके आधार पर मैं बात करूंगा। पूरी लंबाई का मतलब है BC का मान किसके बराबर है सर? C के बराबर है। B से C तक की लंबाई। अब B से C की लंबाई 3 हिस्सों में बटी, Y X और Z के रूप में C के बराबर, क्योंकि नीचे का हिस्सा BQY है, बीच का हिस्सा X है और ऊपर का हिस्सा Z है। तो Y प्लस X प्लस Z हो गया। Y और Z के मान हमारे पास में है। Y का मान हो गया AX बटा B प्लस X, और Z का मान BX बटा A बराबर C। यहाँ से X कॉमन कर देते हैं। X कॉमन करते हुए A बटा B प्लस 1 प्लस B बटा A बराबर C है। मुझे X का ही मान चाहिए सर। जल्दी देखें, एलसीएम लेते हैं। X लसअ लेने की स्थिति है ना, यहाँ से बाद में एलसीएम हमारा क्या हो रहा है? ए बी एलसीएम हो गया। ऊपर की ओर लिखा गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में कौन है? C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर X बराबर ए बी सी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि चूंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर सी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एज अ की वर्ड, एज अ की फैक्टर, ए बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इस वर्ग की भुजा को याद कर लें सर, क्योंकि देखिए परीक्षा के अंदर जब प्रश्न आएगा तो हम उन प्रश्नों को इतने लंबे तरीके से वहां परीक्षा में नहीं हल कर पाएंगे, और अगर इतने लंबे तरीके से करोगे तो 4 सवाल इसके बदले छोड़ करके हम लोग आएंगे। तो ध्यान दीजिए, दो अलग अलग प्रकार की स्थिति। समकोण त्रिभुज में जब वर्ग बनता है और शीर्ष एक आपका 90 डिग्री पर होता है तो उस स्थिति में भुजा ए बी बटा ए प्लस बी होती है। लेकिन जब इस स्थिति का जो वर्ग बनता है तो उस समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है, सॉरी वर्ग की जो भुजा होती है, उस समकोण त्रिभुज में जो वर्ग बनता है उस वर्ग की भुजा ए बी सी यानी तीनों भुजाओं का गुणा बटे में सी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होता है, जो कि हम लोगों ने अभी पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हुए हमने इस रिजल्ट को प्राप्त किया है। ठीक है सर, तो चलिए कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में अगर कोई शंका रहती है कैसे आया, तो उसका जवाब उनको मिल गया। लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग कि इस तरीके से अपना प्रश्न सॉल्व नहीं करें, और ना ये परीक्षा के अंदर हमको सॉल्व करके दिखाना है किसी को। आप तो सीधा सीधा याद रखें ए बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए सर, जैसे देखिए हमारे पास में स्थिति इस प्रकार की आ गई। मान लेते हैं एक ये समकोण त्रिभुज की बात आपसे कर रहा हूं। ठीक है सर, ए बी सी समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है। मैं यहां पर एक वर्ग बनाता हूं। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ये वर्ग बन रहा है, देखो आप। ठीक है जी, देख लेना सर, ये जो है लिख दूंगा मैं कि ये वर्ग है मतलब वर्ग है। ठीक है, ऐसा। चलिए सर, हमारे पास में ये ए बी का मान मैं कह रहा हूं 6 सेंटीमीटर है, बी सी का मान लिया हम लोगों ने ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है और मुझे उस वर्ग का
भुजा या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए भुजा भी ज्ञात हो जाएगी तो क्षेत्रफल भी हमारा ज्ञात हो जाएगा। मैं यहां पर बात करूंगा समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, हम बात करेंगे पी क्यू आर एस एक वर्ग है। हमारा प्रश्न ये भी कहता है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो देखिए प्रश्न हमारा ऐसा कह सकता है वर्ग की भुजा यानी वर्ग पी क्यू आर एस की भुजा कितनी है। चलिए सर, बहुत आसान सा प्रश्न हो गया अब आपके लिए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका उत्तर क्या है। देखिए एक पंक्ति में अपना उत्तर मिल जाना चाहिए कि वर्ग की भुजा जो है, जब आपका डायग्राम इस प्रकार का है जहां पर 90 डिग्री वाला शीर्ष नहीं है, अगर वर्ग ए को एक शीर्ष बना करके बनाया होता तो ए बी बटा ए प्लस बी भुजा होती, लेकिन यहां पर भुजा का फॉर्मूला है ए बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मुझे बताइए इस प्रश्न के अंदर एक भुजा ए का मान 6 है, दूसरी भुजा बी का मान 8 है, कर्ण सी कितना है। तो आप कर्ण सी को ज्ञात करेंगे और पता लगेगा ये कर्ण सी 10 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो उसको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के माध्यम से पढ़ लें, 3 4 5 पर उसका डबल 6 8 10, और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आप पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूप में। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 जो कि हो गया 100 के बराबर, और वर्गमूल करने पर सी का मान कितना होगा 10 सेंटीमीटर। कोशिश करें कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के माध्यम से सीधा परिणाम दे दें, और नहीं तो फिर पाइथागोरस प्रमेय आपको अप्लाई करनी होगी। और जो तीनों मान आपके पास में है, देखिए फटाक से उत्तर ए बी सी का मतलब हो गया 6 गुणा 8 गुणा कर्ण 10 हो गया, सी स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर, ए बी का मतलब हो गया 6 गुणा 8, तो ऊपर जब गुणा करूंगा 6 8 48 का 10 से गुणा 480, और नीचे की ओर 6 का 8 से गुणा 48, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 में 48 जुड़ता है 148 होता है, और ये 4 के पहाड़े से कट जाएंगे। 4 के पहाड़े से ये 120 बार कटा, 4 का पहाड़ा 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 7 28। तो बताइए भुजा कितनी हो गई हमारी, हमारा आंसर हो गया 120 बटा 37 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, और बहुत तगड़ा प्रश्न है। देख रहे हैं आप विशेष प्रकार की स्थिति में, ठीक है ना, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो आप इस सिचुएशन को भी याद आपको रखना है। ठीक है सर, चलो वापस से एक प्रश्न और रिपीट कर लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन अपना। ठीक है ना, देखिए मैं फिर से डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। सेम क्वेश्चन हम लोग रिपीट करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारा एक वर्ग बन रहा है। देखो आप ऐसा, ये ऐसा वर्ग फिर से वही बना दिया मैंने। ठीक है ना, इसको अलग डिजाइन कर लेते हैं। चलिए सर, तो ये आपको वर्ग एक नजर आ रहा है, इसका नामकरण वही कर लेता हूं PQRS। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा करते हैं हम लोग, भाई AB को मैं ले लेता हूं 5 सेंटीमीटर इस बार। ठीक है, BC का मान जो है ये ले लिया जाए 12 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं सर अब अपना प्रश्न कैसा बन रहा है। समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, वापस से रिपीट कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में PQRS एक वर्ग है। ठीक है, और हमारा प्रश्न इस बार कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का
क्षेत्रफल कितना है। तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, कोई भी वर्ग हो कैसी भी स्थिति में है उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो मैं यहां से ज्ञात करना चाहता हूं वर्ग की भुजा, और जैसा आपका डायग्राम है उस प्रकार की स्थिति में वर्ग की भुजा ज्ञात होगी ए बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी वाले फॉर्मूले से। अब मुझे बताइए यहां पर सी क्या है सर, है ना, समकोण त्रिभुज के कर्ण की बात कर रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज का कर्ण, और ये सीधा आएगा 5 12 है तो 13 सेंटीमीटर, जो कि सी का मान होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण क्या होता है सर, कर्ण बराबर वर्गमूल में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वर्गमूल में लंब का मतलब यहां पर 12 का स्क्वायर से कर लेते हैं, आधार का मतलब 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो कुल मिलाकर के वर्गमूल में 169 होगा, और 169 का वर्गमूल कितना होगा सर, 13 होगा। तो सी का मान आपका 13 हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर भुजा की बात करता हूँ। सबसे पहले ए का मान 5, बी का मान 12, सी का मान 13। सी स्क्वायर का मतलब हुआ 13 का स्क्वायर, ए बी 5 और 12 का गुणा। चलिए मैं इसको गुणा करता हूँ, 12 और 5 का गुणा 60, 60 का 0 हो गया, 13 78 हो गया, 780 हो गया सर ऊपर तो। ठीक है, वापस ध्यान देना, 12 और 5 का गुणा 60, 60 का 0, 6 और 13 का गुणा, 13 78, 13 का 6 से गुणा, नीचे की ओर 12 और 5 का गुणा 60 है, और 13 का स्क्वायर 169 है, 169, और 12 और 5 का गुणा 60 जोड़ने पर 9, 6 6 12 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी 780 बटा 229 सेंटीमीटर ये वर्ग की भुजा हो गई सर। और अगर ये वर्ग की भुजा हो गई तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का सूत्र होता है। और जब भुजा स्क्वायर की बात करेंगे तो 780 बटा 229 के स्क्वायर की बात करेंगे। चलिए मैं इस गणना को थोड़ा सा कर लेता हूं, एक 0 होगा, दूसरा 0 होगा। ठीक है ना, अब 8 का 8 से गुणा 64 हासिल लगा 6, 56 और 56 112, और 6 118 हासिल 11, 49 50 60। भाई कैलकुलेशन एक बार वापस से जो है आप अपने स्तर पर जरूर देखना। ठीक है, 229 के स्क्वायर की हम लोग बात करते हैं, तो जब 229 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 9 और 9 का गुणा 81 का 1 आएगा, हासिल लगा 8, 18 18 36 और 8 44 का 4 हासिल लग गया 4, 18 18 36, 36 और 4 40, और 4 वापस से 44 हासिल लग गया 4, 4 4 8 और 4 12 हासिल लग गया 1, 2 दूना 4 और 1 5। मैं समझता हूं कि हमारे प्रश्न का आंसर ये वाला होगा सर। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार वापस से चेक करना, स्क्वायर करने की हम बात कर रहे हैं सर, 78 780 का 780 से गुणा कर रहे हैं, और 229 का 229 से हम लोग गुणा करते हुए अपना उत्तर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो है आपके दिमाग में आई होगी, एक सिचुएशन क्या नई स्थिति क्रिएट हुई वो आपके दिमाग में आई होगी। चलिए एक स्थिति के बारे में और डिस्कस करते हैं इसके आगे बढ़ते हुए। देखिए हमारी जो स्थिति है कुछ इस प्रकार से, एक जो है हमारे पास में चतुर्थांश है। भाई चतुर्थांश समझते हैं ना सर, चतुर्थांश का मतलब है वृत्त का एक चौथाई हिस्सा। देखिए ये वृत्त है, और वृत्त के जब मैंने 4 हिस्से कर दिए सर, तो ये हिस्सा क्या कहला रहा है हमारा, चतुर्थांश कहला रहा है। तो यहां पर भी ये चतुर्थांश मैंने बनाया है। ठीक है सर, आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा बना है ओ ए और बी वाला, जो यहां पर मैंने बनाया है ओ ए और बी के रूप में। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसमें एक वृत्त बना रहा हूं, है ना, चतुर्थांश के अंदर। देखिए इस प्रकार से ये वाली स्थिति है सर, बात समझ में आ गई या नहीं आई। ये एक वृत्त बना लिया हम लोगों ने। भाई थोड़ा सा वृत्त अच्छा सा दिख तो नहीं रहा है मुझे, तो इसको सही करने का कोशिश करते हैं। देखो अच्छा, इससे ज्यादा अंडू भी नहीं होता है ना, चलो देख लो। चतुर्थांश बनाते हैं
भाई अब समझ जाना, जैसा भी डायग्राम बनेगा ना कि भाई हाँ ये अपना सही डायग्राम है एकदम, ठीक है। और इसमें जो है एक वृत्त ये इस प्रकार से बन गया सर, ठीक है ना। ठीक है, अब ये ज़्यादा थोड़ा सा कंपेरेटिवली ठीक है, ध्यान दीजिए सर। तो ये ओ ए बी आपका चतुर्थांश हो गया और इसमें एक मैंने क्या बना दिया सर, वृत्त बना दिया। अब मेरा जो प्रश्न है आपसे, देखिए दो प्रकार की स्थितियां होगी। मैं इस वृत्त की त्रिज्या दे देता हूं और मैं ओ ए का मान पूछ लेता हूं, ओ ए दे दूंगा और वृत्त की त्रिज्या पूछ लूंगा, यानी इसमें संबंध की बात करूंगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए अगर मैं कहता हूं कि वृत्त की त्रिज्या आर हो, ठीक है ना, तथा ओ ए बराबर ए हो, तो हम बात करना चाहते हैं कि आर में और ए में क्या संबंध है। गौर कीजिए, वृत्त अंदर वाला जो आपको नजर आ रहा है उसकी त्रिज्या आर की बात कर रहे हैं, ओ से ए की लंबाई को मैंने ए कहा है, तो ए और आर में कोई संबंध होगा क्या, हम ये जानना और पहचानने का प्रयास कर रहे हैं सर। चलिए देखें हमारे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए। जब मैं यहां से देखो इस प्रकार से बात करता हूं, ये जो बिंदु है यहां से मैं इसको ऐसा मिला लेता हूं, ठीक है, इस प्रकार से, तो बताइए क्या बन गया। ये आपके दिमाग में आएगा, अरे सर ये तो वर्ग बन गया है, आपने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया है। देखो मैं इसको लिख भी लेता हूं, इसको x लिख देता हूं, ये y लिख देता हूं, तो दिमाग में क्या आया कि ओ एक्स, एक मिनट वो ओ क्यों लिखा फिर यहां पर, भाई ओ जो हम लोग यहां पर लिख चुके हैं सर वो, तो इसको मैं x y और ये z कर देता हूं यहां पर, ठीक है जी। तो दिमाग में आएगा कि ओ एक्स वाई जेड एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है सर, जिसकी भुजा एक्स वाई बराबर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल आर के बराबर है। कोई दिक्कत है सर, भाई आपके दिमाग में आना चाहिए, चूंकि ये केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु है तो ये दूरी भी आर है और ये दूरी भी आर है, ये दूरी भी आपकी आर है और ये दूरी भी आपकी आर है, ठीक है। अब मुझे बताइए ओ से वाई तक की दूरी क्या है, ये वाली दूरी ओ से वाई, ध्यान दीजिए ओ वाई वर्ग का विकर्ण है, ओ वाई वर्ग का विकर्ण है, तो इसका मतलब ओ वाई जो होगा वर्गमूल 2 गुणा भुजा है, ठीक है। तो ये ओ वाई जो हुआ हमारा वर्गमूल 2 और वर्ग की भुजा आर के बराबर है, तो ओ वाई √2 आर के बराबर हो गया। और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, अगर मैं यहां से और आगे की तरफ बढ़ा चलता हूं, तो मुझे बताइए यहां से लेकर के ये जो दूरी रहेगी जिसको हम लोग सी लिख देते हैं, ओ सी क्या हो गई सर ओ सी बराबर ओ ए है, क्योंकि जब ये चतुर्थांश है तो इसका मतलब ओ पर प्रकार की नोक रखी गई है, पेंसिल ए पर है, तो यही दूरी जो है ऐसी ये पूरी की पूरी ओ ए के बराबर होगी, और चूंकि बिंदु सी यहीं पर है उसमें, तो ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर है तो अब ध्यान दीजिए सर, अब इसके बीच का रिलेशन आ रहा है। अभी तक की सारी चीजें जो हम लोगों ने इसके रिलेशन के बारे में सोचने की बात की है, वापस से ध्यान दीजिए सर। ओ ए की लंबाई आपको ए के बराबर दे रखी है, प्रश्न ये कह रहा है ओ ए में और उस वृत्त की त्रिज्या में संबंध की बात कर रहा हूं। अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो ये जो लंबाई है आपकी, ये वृत्त की त्रिज्या आर होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या आर होगी, और जो वर्ग की भुजा हो गई, और वर्ग की भुजा के बाद में ये वर्ग का विकर्ण, ये हमारा वर्गमूल 2 आर के बराबर हो गया, और इस स्थान से इस y से c तक की दूरी ये भी r है। तब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर ओ सी बराबर ओ ए होने के कारण ओ सी का मान क्या है सर, ओ सी में ओ वाई प्लस वाई सी दो चीजें आ रही है, बराबर ओ ए आ रहा है ध्यान दीजिए ओ सी की लंबाई का मतलब है ओ से वाई का हिस्सा ओ वाई प्लस में वाई सी। ओ वाई क्या है, ओ वाई है आपका √2 आर प्लस वाई सी है आपका आर, बराबर ओ ए का मतलब है ए। और जब मैं इसको देखता हूं तो ए का मान किसके बराबर होता है सर, आर कॉमन लेते हुए
√2 + 1r के बराबर होता है। तो मैं यहां से a देकर के r पूछ सकता हूं, r देकर के a पूछ सकता हूं। इस परिणाम को हम लोगों को सीधा सीधा याद रखना है। a में और वृत्त की त्रिज्या r में संबंध, तो जो a है वो किसके बराबर है, वर्गमूल 2 + 1r के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये परिणाम आपको सीधा सीधा अप्लाई करना होगा जब इस प्रकार से किसी चतुर्थांश में किसी वृत्त के बारे में बात होती है। चलिए देखते हैं एक प्रश्न के बारे में। जैसे मान लिया हम चतुर्थांश के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा ये जो है एक चतुर्थांश हो गया सर, OAB है ना चतुर्थांश, और इसमें जो है एक वृत्त की बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, उसको ध्यान देना, गौर करो। मैं यहां पर लिख लेता हूं OABO है ना, एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश है। ठीक है। यदि OA बराबर 2 सेंटीमीटर हो, ध्यान दें जो अपना रिजल्ट था उस परिणाम के अंदर OA का मान मैंने कहा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। चतुर्थांश में बने वृत्त की त्रिज्या, चतुर्थांश में बने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि बेसिक परिणाम हमारा त्रिज्या का है। अगर त्रिज्या रेडियस निकल करके आती है तो हम उस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालने की स्थिति में है सर, इसको ध्यान देना। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर, तुरंत दिमाग में आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, πr², और वृत्त की जो त्रिज्या है हम लोग निकाल चुके होंगे। ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई a बराबर वर्गमूल 2 + 1r है। ये आपका बेसिक रिजल्ट है, परिणाम है, जिसको कि आपको एज अ फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि अगर इसको ऐसा यूज नहीं किया तो हर प्रश्न में आपको इतना लंबा सोचना पड़ेगा, है ना। मैं नहीं कहता हूं बहुत ज्यादा टिपिकल है ना, बहुत ज्यादा हम लोग कुछ अलग चीजें सोच रहे हैं। आप सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा तो उसमें समय आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज a बराबर वर्गमूल 2 + 1r, और ये जो मान है ये a का रोल प्ले करने वाला मान है। तो a का मान हो गया 2 बराबर √2 + 1r के बराबर हो गया। तो यहां से बताइए r का मान क्या हुआ, r का मान हो गया 2 बटा वर्गमूल 2 + 1 सेंटीमीटर। r का पड़ोसी का भाग देना है। हो सकता है ये आपका उत्तर हो जाए, ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन मे बी 30% स्थितियों में, 40% स्थितियों में ये उत्तर नहीं हो। इसको परिमेयकरण करवाया जाए आपसे। ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, परिमेयकरण करने वाले हैं, रैशनलाइजेशन की बात हम करने वाले हैं। ठीक है। तो r बराबर 2 बटा वर्गमूल 2 + 1, और परिमेयकरण करने का मतलब है विपरीत चिन्ह से हम गुणा भाग करने वाले हैं। ठीक है। मे बी r का ये उत्तर हो जाए तो अच्छा है सर, यहीं पर छोड़ दें, परिमेयकरण हमको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा, विपरीत चिन्ह यानी माइनस चिन्ह लेते हुए गुणा भाग करना पड़ेगा। तो यहां पर ऊपर तो हो गया 2 √2 - 1, और नीचे की ओर a + b a - b का फॉर्मूला लगने वाला। देखो a + b √2 + 1 और a - b √2 - 1, तो कहने का मतलब क्या हुआ, a² - b²। और जब इसको हल करते हैं तो 2 √2 - 1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर जो कि मिलने वाला है आपको। क्योंकि नीचे की ओर √2 का स्क्वायर क्या हो गया, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, और 2 में से 1 गया, हर में बचा 1, और जब हर में 1 बचा तो फिर परिणाम आपका वही रहने वाला है। ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया। एक चलो इसको रिपीट करते हैं, वापस से ध्यान देना। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, फिर से वही बात कर रहा हूं मैं, एक चतुर्थांश के बारे में फिर से बात हो रही है हमारी। ठीक है, OAB। अच्छा एक बात ध्यान करना, जैसे पिछले प्रश्न में जब वृत्त की त्रिज्या आ गई तो उसके बाद में वृत्त की भुजा भी आप, सॉरी
वृत्त का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं उसको, है ना, पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, लेकिन वो नहीं करवाएगा। क्योंकि देखो मैंने तो आपको ये सीधा सीधा कहा कि भाई इसको जो है एज अ परिणाम, एज अ रिजल्ट सीधा याद करना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो अपने आप में यहां तक पहुंचना भी एक प्रकार का लंबा प्रश्न हो जाता है, तो इसके आगे संभावना कम है। अब यहां पर क्या करते हैं सर, एक वृत्त बनाते हैं वैसे, ठीक है, ये आपका एक वृत्त बन गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर एक चतुर्थांश ओ ए बी ओ में एक वृत्त बना है। चतुर्थांश का मतलब है क्वाड्रेंट, एक वृत्त बना है, पहली चीज तो ये हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि वृत्त की त्रिज्या, इस बार उल्टा प्रश्न दे रहा हूं, वृत्त की त्रिज्या, ये आसान रहेगा, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो ओ ए का मान कितना है। भाई पिछला प्रश्न ज्यादा लंबा था क्योंकि उसमें परिमेयकरण करना पड़ा था, और यहां पर सीधा हिसाब किताब होगा। भाई आपको त्रिज्या दे दी है और ओ ए का मान, और ओ ए का मान हमारा संकेत ए है जिसको कि आपको ज्ञात करना है। चलिए सर, सीधा सीधा आपका उत्तर है, एक पंक्ति में आपका आंसर है। अगर आपको ए और आर के बीच का संबंध पता है तो आपके दिमाग में आएगा ए बराबर वर्गमूल 2 प्लस 1 आर, और इस प्रश्न में आर कितना है, आर 3 है, तो ए का मान क्या हो गया सर, √2 + 1 गुणा 3, और जो कि 4 ऑप्शन में ऐसा लिखा जाएगा सर, 3 गुणा 3 आगे होगा, √2 + 1 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर है। देखिए अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है ए और आर का संबंध, तो हम कुल मिलाकर के अपना प्रश्न का आंसर बहुत जल्दी से और आसानी से दे सकते हैं। पिछले प्रश्न में उल्टा प्रश्न था, √2 + 1 का भाग गया था, और जब √2 + 1 का भाग जाता है तो क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इतनी बात करने वाले हैं, और कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों के जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं कभी कभी, देखिए रेगुलर नहीं है ना, रेगुलर वाले प्रश्न हैं हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए, लेकिन कभी कभी विशेष प्रकार की परिस्थिति के प्रश्न बनते हैं, और उन अगर विशेष परिस्थितियों के प्रश्न क्योंकि संख्या में कम बना करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे दिमाग में कैसे सॉल्व करना है उसकी भी संभावना कम रहती है। लेकिन इन सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से याद करें, और जिस दिन इसमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में होगा उस दिन आप दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे, निश्चित बात है। तो जो 4-5 परिस्थितियां जो हमने डिस्कस की हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करना बहुत बढ़िया सी स्थिति है, और पेपर अगर थोड़ा सा टफ होता है तो ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा में होना उसकी संभावना बनती है। तो चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।